अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसकी एपिसोड 24 का रिव्यू होगा और आने वाले वाक़यात के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन कराम, एपिसोड 24 देखने से पहले मुझे कुरुलुश और हान की पिछले एपिसोड के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि किस्तों के बार बार मुलतवी होने से जहन से कहानी निकल जाती है और सिर्फ ट्रेलर का कुछ हिस्सा याद है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि राइटर्स जाते जाते भी इस सीरीज़ के उन किरदारों के बारे में अपने घटियापन से बाज नहीं आए, जिनमें से एक बेचारा एवरानोस है, जिसके बारे में ये सिनेरियो दिखाया जाएगा कि उसकी एक साबका महबूबा होगी और उसे एक बेटी भी है। इस सिनेरियो के बारे में मेरे पास मज़ीद कुछ खबरें हैं और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ओवरऑल अगर किस्त को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कहानी सिर्फ एवरानोस, फातिमा और एस्पोर्चा के गिर्द घूम रही है और इन वाक़यात के दरमियान ओरहान का किरदार बेचारा फुटबॉल बना हुआ है। उसका बाज़ंतीनी सल्तनत के शहनशाह के साथ एक सीन दिखाकर इस सीरीज़ को तारीखी टच देने की कोशिश की गई है, वरना तो किरदारों के नामों के अलावा कुछ भी तारीखी नहीं है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिंपल सी समर सीरीज़ है जो कि लव अफेयर्स या लव ट्रायंगल जैसे मौजू पर बनाई गई है। और इसके पीछे की असल वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुरुलुश उस्मान सीज़न 3 के बाद महमद बज़दाई का इंटरेस्ट कुरुलुश उस्मान से ख़त्म हो गया और उन्होंने उसे एक दूध देने वाली गाय समझ लिया, जिसे चारा कम भी खिलाया जाए लेकिन वो दूध पूरा दिया करती थी। इसी वजह से उन्होंने फिर इस सीरीज़ में बड़ी बड़ी जंगों पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें खर्चा आता था और तारीख़ी जंगें या तारीख़ी फतुहात या मुहिम्मात दिखाने के बजाय उन्होंने कुरुलुश उस्मान के हर सीज़न में 3-4 जोड़ियाँ रखकर उनके अफेयर्स के ज़रिए कहानी बनाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें इनकी निकम्मी स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम बहुत माहिर थी। और इसीलिए ना तो हमें उस्मान गाजी की स्कारिया की मुहिम्मात दिखाई गई, ना ही दिम्बोस की मशहूर और अहम जंग दिखाई गई, और बेफ्यूज के मशहूर ज़माना जंग भी जिस बेदिली के साथ दिखाई गई उसके हम सब गवाह हैं, जो कि कुरुलुश उस्मान के सीज़न 4 के आखिर में दिखाई गई थी। तो बस तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और कुरुलुश और हान तक जारी है। और अफसोस की बात यह है कि इनसे तो ये लव ट्रायंगल्स वाली कहानियाँ भी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं हो पा रही। मिसाल के तौर पर एस्पोर्चा से शादी के बाद और हान ने थोड़ा सा भी वक्त नीलूफर के साथ नहीं गुजारा, ना उसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हें नहीं भूला, ना अपने बच्चों को वक्त दिया। और आप लोग इसी किस्त में देख लें कि ओरहान बे को इतना बेइंसाफ दिखाया गया कि उन्होंने अपने बच्चों को, जिन्होंने एस्पोर्चा की भागने में मदद की, उन्हें तो सज़ा दे दी, लेकिन एस्पोर्चा को माफ़ कर दिया, जो कि इस तमाम सिनेरियो के पीछे मास्टरमाइंड थी। इसके अलावा ओरहान ने नीलूफर के साथ या तो झगड़ा किया या उसे डांटा, लेकिन उसकी इनसिक्योरिटी समझने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि वो भी मुराद को जन्म देकर पोस्टमार्टम कंडीशन में है, लेकिन ओरहान के पास इन तमाम हरकतों का सिर्फ एक ही जवाब है, रियासत। लेकिन जब एस्पोर्चा का मामला हो तो तमाम वक्त भी उसी का और उसकी नाफरमानियाँ और महल से भागना भी मुआफ़। इसके अलावा अपना ज़्यादा वक्त उसको देना, हालांकि ये वो बीवी है जिससे सियासी मफादात के लिए शादी की गई थी। ये होलो फिरा नहीं जिससे इसके 3 बच्चे हैं, और शादी के सरसे में होलो फिरा ने ओरहान के लिए न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बच्चों के बजाय एस्पोर्चा की बेबी सिटिंग करता है, उसे तसल्लियाँ देता है, जिससे सिर्फ चंद दिन पहले उसकी शादी हुई, लेकिन 10 साल से मौजूद बीवी बच्चों के जज्बात का कोई ख्याल नहीं। इतना तो इस सीरीज़ में किसी विलन को भी अपनी बेटी या बीवी के मामले में बेरहम नहीं दिखाया गया जितना ओरहान को दिखाया जा रहा है। और मसला यहीं से पैदा हुआ कि एलेना बोस, जो कि एस्पोर्चा का किरदार अदा कर रही है, पहली बात तो ये कि एक मशहूर अदाकारा है, नंबर 2 ये कि यह सुनने में आया है कि उसका शौहर ATV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी एक डायरेक्टर का दोस्त है, तो इसीलिए उसके डिमांड के मुताबिक स्क्रिप्ट उसी के गिर्द घुमाया जा रहा है। इसीलिए एलेना के आने से पहले इस सीरीज़ की रेटिंग 4+ थी, जो कि इसके आने के बाद 3+ हो गई और अब तो बिल्कुल ही 2+ हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ शुक्र ओज यिल्दीज़ है, और जो भी थोड़ी बहुत उस्मानी तारीख का मुतालिया कर चुका है वो जानता होगा कि एवरानोस का किरदार उस्मानी तारीख के अजीम लीडरों में से एक था और ओरहान बे की सल्तनत के बारे में बहुत हाई एम्बिशंस रखते थे, और हम इस किरदार के बारे में कितने एक्साइटेड थे। लेकिन ये किरदार भी इन्हीं मनहूस स्क्रिप्ट राइटर्स के कलम का शिकार हो गया। हालांकि इस किरदार ने मेन हीरो को ओवरशैडो कर दिया था, तो इसलिए इसका ऑरा कम करने के लिए इसके बारे में ये 3rd क्लास कहानी बनाई गई। और राइटर्स के दिमाग में इतने फारिग हैं कि उन्हें इन सीरीज़ का वक्त पूरा करने के लिए और कोई बेहतर स्क्रिप्ट भी नहीं मिल रहा था। हालांकि अगर इनमें थोड़ी सी भी सेंस होती तो ये उस्मान बे के किसी और बेटे को ले आते, या फिर अहमद आल्प या गाजी आल्प वगैरह को जवान करके ले आते, तब तो व्यूअर्स का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता। लेकिन एक विलेरिया नामी औरत, जिसको हम पहले कभी जानते भी नहीं थे, और वो ऐसी वाहियात कहानी के साथ आई है, तो इसमें हम में से किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है।
इसके अलावा इन राइटर्स ने एवरेनोस के किरदार को सिर्फ फातिमा तक महदूद करके रख दिया, हालांकि वो एक जंगजू एवरेनोस और एक लवर एवरेनोस को कंबाइन करके इससे अच्छी कहानी बना सकते थे। आप लोग खुद देखेंगे इस सीन तक फ्लेवियस इस सीरीज का सबसे मजबूत, सबसे शानदार और सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला किरदार था, और जो ही फिर वो मुसलमान हुआ तो उसे पता नहीं क्या बना दिया गया। तो विलेरिया वाले सिनेरियो की मैं थोड़ी बहुत बात ये करूंगी कि शुरू से जिस जोड़े को इतनी खूबसूरती से एक एक लम्हा बुनकर बनाया गया था, उनके लिए ऐसा स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। जो मंजर उनकी खुशियों का होना चाहिए था और जिस सीन को देखकर इस सीरीज के व्यूअर्स के चेहरों पर मुस्कुराहट आती, तो राइटर्स ने उसी मंजर को बर्बाद कर दिया। तो मुझे इस लड़की वाले मामले से यही लग रहा है कि फ्लेवियस इस बच्ची का बाप नहीं है, क्योंकि फातिमा ने जाते हुए उससे पूछा था कि क्या तुमने मुझसे झूठ बोला, तो एवरेनोस ने जवाब दिया नहीं, और ये नहीं बहुत मायने रखता है। मेरे ख्याल में सारी कहानी एंड्रियास और फ्लेवियस से जुड़ी हुई है, और इस विलेरिया का ताल्लुक किसी तरह एंड्रियास से होगा, और ये कई सालों से छुपी हुई थी और एवरेनोस इसे मरा हुआ समझता था। मुमकिन है कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई अहम शख्सियत रही हो, लेकिन पहली बात तो ये कि आशिका हरगिज़ नहीं, और दूसरी बात यह कि बच्ची भी वो एवरेनोस की हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये एवरेनोस के रद्द अमल से ही वाजे है। इसके अलावा इस एपिसोड में मलहुन का किरदार सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन था कि उसने एस्पोर्चा के साथ हर सीन में जिस तरह उसको हैंडल किया, तो उसने इस तरह बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है। एस्पोर्चा और मलहुन दोनों ने शादीशुदा मर्दों से शादी करके एक जैसी कुर्बानी दी, लेकिन एस्पोर्चा की हालत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मलहुन एक तुर्क थी और एक तुर्क कबीले के सरदार की भी बेटी थी, जो कि तुर्कों के यहाँ बाइज्जत समझा जाता था। लेकिन दूसरी तरफ एस्पोर्चा एक दुश्मन सल्तनत के शहनशाह की बेटी है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि मलहुन ही एस्पोर्चा के जज्बात को सबसे ज़्यादा समझती और सपोर्ट करती है। इस वक्त महल में गोंचा और नीलुफर की तरफ से एस्पोर्चा को सबसे ज़्यादा नफरत का सामना है, और यह गोंचा के बच्चे को गोद में उठाने वाले सीन से साफ वाज़ेह है कि सब खुश थे, माहौल भी अच्छा था, लेकिन फिर भी बिला वजह नफरत और हसद की वजह से गोंचा ने एस्पोर्चा के साथ ये सलूक किया। हालांकि ये वही गोंचा है जिसे अगवा करने में होलोफिरा ने अपनी जान खतरे में डालकर अलाउद्दीन की मदद की थी। लेकिन जब गोंचा के पहले बच्चे की मौत हुई और उस्मान गाजी ने ओरहान और होलोफिरा की शादी जल्द करवाने का हुक्म दिया, तब गोंचा ने हर हद पार कर दी थी, यहाँ तक कि होलोफिरा की मेहंदी में अपने मुर्दा बच्चे के मोजे लाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की। इसके अलावा शायद आप लोगों को याद होगा कि कुरैश उस्मान के सीज़न 5 में गोंचा ने ही अलाउद्दीन से मालूमात निकलवा कर बाद में उस्मान गाजी और उनके आल्प्स को मौत के मुंह में धकेलने जैसी गद्दारी भी की थी, और गोंचा की इन हरकतों को अब अलाउद्दीन भी काबू नहीं कर पा रहा। और अगर ये ड्रामा आगे तक चलता तो आप लोग खुद देखते कि राइटर्स यही दिखाते कि अगर एस्पोर्चा ने बेटा पैदा कर लिया होता तो गोंचा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब भी होना शुरू हो जाती, क्योंकि राइटर्स ने गोंचा को शुरू दिन से ऐसा ही दिखाया है कि वो जिस कश्ती में बैठती है उसी का गीत गाती है, हद से ज़्यादा खुद गर्ज है और चाहती है कि हर वक्त सब लोग सिर्फ उसके गम में शरीक रहें, और इसके अलावा वो नाशुक्री और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी वाली जहनीत रखती है। और देखा जाए तो इस वक्त महल में जहनी तौर पर सिर्फ अलाउद्दीन, फातिमा और ओरहान ही ठीक हैं, बाकी सब नफ्सियाती उलझनों, बचपन के सदमों और हसद में घिरे हुए हैं, और इन्होंने एस्पोर्चा के आने के बाद पार्टी बाजी शुरू कर दी है। और कितनी अजीब सी बात है कि राइटर्स ये दिखा रहे हैं कि ओरहान जो कि एक सुल्तान है, वो महल से बाहर तो इतने बड़े बड़े मामलात और मुश्किलात अपनी जहानत से हल कर लेता है, लेकिन उससे अपने महल की औरतें काबू नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ा मसला इस सीरीज़ में अभी तक यही है कि मशहूर अदाकारों को कास्ट करना और उनका किसी सीरीज़ में शामिल होकर स्क्रिप्ट तब्दील करना, यही वो वजह है जिसके बायस आधे से ज़्यादा ड्रामे और फिल्में फेल हो जाती हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि राइटर्स महमद बे को राह रास्त पर ले आए हैं। वैसे जब बोरान को शहीद किया गया था तब से लेकर बाज़ंतीनी सल्तनत के शहनशाह से मुलाकात तक जितने भी सीन्स महमद बे के शाहीन शाह और दमीर खान के साथ थे, उनमें महमद बे एक अजीब सी बेचैनी का शिकार नजर आया, जो कि वाज़े तौर पर ज़मीर की खलिश थी। अच्छी बात है कि उसने अपने साइड आखिरकार चूज़ कर ली। जबकि दुरसुन और हलीमा के सिनेरियो के हवाले से मैं यही कहूँगी कि अब तक तो हमने यही सुना था और यही देख रहे थे कि इस सीरीज़ के राइटर्स पिछले सीजन्स के सिनेरियोज दोबारा रिपीट करते थे, लेकिन ये पहली बार देखा कि पिछली किस्त का सिनेरियो दोबारा अगली किस्त में रिपीट कर दिया गया। यानी कि यही जाल के ज़रिए कैद करने वाला सिनेरियो एपिसोड 23 में एवरेनोस के हवाले से दिखाया गया और अगले एपिसोड में ये दुरसुन के हवाले से दिखा दिया गया। तो भाई आफरीन है इन राइटर्स पर। जबकि अगले एपिसोड के हवाले से भी यही दिखाया गया है कि अब उन्होंने फातिमा को किडनैप कर लिया है। तो वैसे भी अभी इस सीरीज़ की 2 किस्तें रह गई हैं, तो यही छुपन छुपाई खेलते हुए इस सीरीज़ का एंड हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।